हेलो मेरे प्यारे बच्चे, आज की इस क्लास में आपको ये ना कहना पड़ जाएगा कि वर्ग गुणन विधि से मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से आपको समीकरण का सलूशन करने नहीं आता है। सबसे पहले इसके नाम का अर्थ जानते हैं। ब्रज का मतलब होता है तिरछा गुना, तिरछा कहने का मतलब क्रॉस। जैसे कि एक उदाहरण लेके बताएंगे, जैसे कि यहाँ पे 5/3 है और बराबर में 2/5 है। यदि इसे बोला जाए कि क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए, तो मल्टीप्लाई का मतलब होता है गुणा करना। क्या करना? तो इसके अंश को इसके हर से गुणा करते हैं। तो 5 पंचे कितना हो जाएगा? 25 इज इक्वल टू, फिर उसके बाद इसके अंश को इसके हर से गुणा करते हैं। तो 3 दूना कितना हो जाएगा? 6। तो ये जो 25 बराबर 6 आया, ये कैसे प्राप्त हुआ? तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर ये जो एन्ना करके एक लाइन गया और दूसरी लाइन एन्ना गया, इसी को हम लोग बोलते हैं क्रॉस। क्रॉस रास्ता आप लोग जानते होंगे, क्रॉस रोड। यहाँ से चल करके इस पार और इस पार से चल करके इस पार, और क्रॉस सड़क पर बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होता है। तो इस प्रकार के गुणा को हम लोग बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, अब आइए जानते हैं कि मेथड का मतलब तो बनाने की तरीका। मतलब आज हम लोग सीखेंगे वर्ग गुणन विधि से समीकरण को हल कैसे करते हैं। इससे पहले तो ये जान लें कि वर्ग गुणन विधि क्या होता है। वर्ग गुणन विधि का मतलब होता है वैसा विधि जिसमें हम लोग तिरछा गुना करके, कैसा गुना करके? तिरछा गुना, मतलब कि कैंचिया गुना करके, कैंची की तरह गुना करके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं, फार्मूला को लगा करके। कह रहा है कि वज्र गुणन विधि का प्रयोग करके, बहुत सारे बच्चे इसको गलती भी लिख देते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे लिख देते हैं, बये में र या ज, ब र या ज, बरज, जो गलत है। जो क्या है? गलत है। याद रखिएगा हमेशा ज में, कोई कोई किताब में ब में पेट काटता है, या चाहे कोई कोई किताब में ब में पेट नहीं काटता है। तो ये ज़्यादा डिफरेंट दे नहीं रहा है। ठीक है, का रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण करने का मतलब जेकर घात 1 हो। जैसे कि x का घात 1 है, y का घात 1 है, तो ये रैखिक समीकरण जिसमें बराबर का साइन लगा हो वह आपका समीकरण। और युग्म का मतलब जोड़ा में होना चाहिए। युग्म का मतलब जोड़ा में। आप देखेंगे तो ये a1 है मतलब समीकरण 1 है, और ये a2 है मतलब समीकरण 2 है। तो हम लोग बोलेंगे ये जोड़ा में। और याद रखिएगा जब जोड़ा में होगा तभी a1 a2 का डिसाइड होगा। यदि जोड़ा में नहीं होगा तो a1 a2 का डिसाइड नहीं होगा। जैसे हमारे पास ये एक समीकरण था और एक बच्चा बोल रहा था कि सर जी इसमें ये a1 का मान है, ये b1 का मान है और ये c1 का मान था। ऐसा कुछ नहीं है, ये समीकरण अकेले है। तो ये हो जाएगा a का मान, ये हो जाएगा b का मान और ये हो जाएगा c का मान। जब समीकरण युग्म में रहेगा, युग्म मतलब जोड़ा, जोड़ा मतलब पेयर में कम से कम क्या समीकरण होना चाहिए? 2 गो समीकरण हो जाएगा तो फिर आपका बन जाएगा। तो ऐसे को x और y के मान निकालने के लिए हल निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए? हल निकालने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। और हल का मतलब होता है कि आपको एक x का मान निकलेगा और दूसरा आपका y का मान निकलेगा। ये तो सवाल बताएगा कि x का मान कितना निकल रहा है और y का मान कितना निकल रहा है। ठीक है, अब हम लोग को जानते हैं कि जब समीकरण के अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय कहने का मतलब मेरे प्यारे बच्चे, जब a1 बटा a2 बराबर नहीं होगा b1 बटा b2 के, तो ऐसे स्थिति में कौन हल हो जाएंगे? अद्वितीय हल। और आप जानते हैं कि a1 बटा a2 बराबर नहीं होगा b1 बटा b2 के, तो ऐसा स्थिति में अद्वितीय हल होगा। और अद्वितीय हल होने के कारण जो ग्राफ जो हो जाता है ना, वह आपका प्रतिच्छेदी रेखा हो जाता है और समीकरण युग्म का नाम हो जाता है संगत समीकरण। ठीक है, और अनंत हल कहने का मतलब जिसका अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, मतलब अनंत। और इसका कंडीशन ये होता है कि a1 बटा a2 बराबर होगा b1 बटा b2 के और बराबर होगा c1 बटा c2 के। कहने का अर्थ ये हुआ कि इसमें x का बहुत सारे मान निकलेगा, y का बहुत सारे मान निकलेगा
और ऐसे स्थिति में समीकरण का जो ग्राफ हो जाता है वह समांतर रेखा हो जाता है और समीकरण युग्म का नाम हो जाता है असंगत समीकरण या अविरोधी समीकरण। उसके बाद है कोई हल नहीं होगा। तो कोई हल का स्थिति क्या होगा कि पहला आपका बराबर होगा और दूसरा आपका बराबर नहीं होगा, मतलब कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं होगा तो इसका अर्थ ये हो गया कि रेखे पर रेखा मतलब कि संपाती रेखा हो जाएगा। कौन रेखा? समीकरण युग्म का नाम हो जाएगा आश्रित समीकरण, डिपेंडेंट इक्वेशन। तो ऐसे स्थिति में अगर ये क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो इस सिचुएशन में आपको यूज करना पड़ेगा क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड का, और ये आपका रैखिक समीकरण युग्म का नाम रहा है। याद रखिएगा x के बगल वाला यदि समीकरण 1 है, 1 बताता है कि समीकरण कितना है, 1 है, तो 1 वाला में जाइएगा ना तो x के बगल वाला a1 का मान बताएगा, y के बगल वाला b1 के मान बताएगा, और जो अचर संख्या जो बच जाएगा वह आपका बताएगा c1 के मान। ठीक है। यदि आप समीकरण सेकेंड में जाते हैं मेरे प्यारे बच्चे तो x के बगल वाला a2 का मान देगा, y के बगल वाला b2 का मान देगा, और जो अचर संख्या बच जाएगा वो आपका मान देगा c2 का। क्या चीज का देगा? c2 का। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन उठाएंगे और उसमें बताएंगे आपको कि a1 का मान कौन हुआ, b1 का मान कौन हुआ और c1 का मान कौन हुआ, और अचर संख्या, अचर पद x का गुणांक y का गुणांक, ये सब क्या होता है। सुनिए, हमारा ट्रिक याद करने के लिए हमारा एक कंसेप्ट है, याद रखिएगा BCAB, BCAB, इसको उल्टा करिएगा तो फिर फार्मूला नहीं याद रहेगा, और ये फार्मूला याद करना काफ़ी टफ हो जाता है, इसलिए ट्रिक याद रखिएगा। 4 को तो अच्छे याद करना, BCAB, BCAB। पहला में B रखना है, दूसरा में C रखना है, तीसरा में A रखना है, चौथा में B रखना है। सेम का पहला में B जस्ट नीचे, CAB, वो भी सामने सामने। पहला बनाना है समीकरण 1 के तो B1 C1 A1 B1। दूसरा बनाना है समीकरण 2 के तो दो मतलब B2 C2 A2 B2। अब याद रखिएगा पहला वाला में BC के ऊपर x डालना है हमेशा ताकि x का मान निकल सके, और CA का मान के बाद हमेशा y डालना है ताकि y का वैल्यू निकल सके, और A और B के बीच में आपको 1 डालना है। और याद रखिए हमेशा x को 1 के बराबर करने से x का मान निकलेगा, y को 1 के बराबर करने से y का मान निकलेगा। अब क्या करना है कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, एक ऊपर वाला से एक नीचे, तो B1 के गुना C2 से, तो x बट्टा B1 C2 एक बीच में गुना, फिर फार्मूला वाला माइनस, आप C1 के गुना B2 से चाहे B2 के गुना C1 से, उल्टा पुल्टा इसमें कोई मतलब नहीं बनता। तो C1 गुने B2, फिर आपको बराबर लगाना आना है आप y वाला टर्म में, y के जगह तो बटा के ऊपर y केकरा बीच में है, C और A के, तो C1 के गुना A2 से। याद रखिएगा गुना करने की तरीका ये होगा कि लेफ्ट साइड के ऊपर वाला से, लेफ्ट साइड के ऊपर वाला से राइट साइड के नीचे वाला में। अगर जो कोई बच्चा मान लीजिए A1 C2 पहले लिख रहा है तो फिर माइनस प्लस में उसका गलती हो जाएगा, तो फार्मूला लिखने के भी कुछ तरीकाएं होती है। तो C1 A2 से गुना करेगा, फिर माइनस A1 C2 से गुना करेगा। अब 1 बटा के नीचे तो ऐसे करिएगा, लेफ्ट से राइट आना है तो A1 के गुना B2 से और B1 के गुना A2 से। चलिए इतना फार्मूला आ गया समझ में। खाली आप याद रखिएगा BCAB। पहला काम करिएगा BC में, पहला काम करिएगा BC में, पहले वाला के रखिएगा 1 में, दूसरा वाला का 2 में। BC हो गया तो ओकरा बाद एगो छोड़ के रहिएगा CA में, तो CA में पहला वाला के 1 में, दूसरा वाला के 2 में। ओकरा बाद C के छोड़ के आइएगा AB में तो पहला वाला के 1 में, दूसरा वाला के B में। बन गया फार्मूला, याद करने की तरीका हो गया, कंसेप्ट हो गया, ट्रिक हो गया। और इस वर्ग गुणन विधि को बनाने से पहले, वर्ग गुणन विधि लगाने से पहले, यूज करने से पहले, इसके फार्मूला ठोकने से पहले आपको जो RHS जो होगा, जो समीकरण में जो RHS होगा उस वैल्यू को आपको क्या कर देना है, 0 कर देना है। आपका जो दायां पक्ष होगा, दहिना साइड में जो पक्ष होंगे उसको क्या करना है, 0। जैसे कि 2x प्लस में 3y बराबर में -8, तो ये हमारा LHS हो गया, मतलब ये हो गया बायां पक्ष, और ये हमारा हो गया RHS मतलब कि दायां पक्ष।
तो दायां पक्ष हमारा 0 नहीं है। यदि अभी बनाते हैं तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। बनाने से पहले ये करना होगा कि RHS के वैल्यू क्या करना होगा 0। तो -8 है तो इधर का भी भेजिएगा तो +8 और RHS आपका क्या हो गया 0। अब इस क्वेश्चन को यदि पेयर में होता, जोड़ा में होता, युग्म में, तो हम वर्गगुणन विधि का लगा सकते थे। आई होप ये सारी फार्मूला आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।